हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए 2 कोर्सेज चैनल पर चल रहे हैं। एक है प्रैक्टिस सेट और एक है 9999 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज़। उसमें हम 6 भाग कर चुके हैं और इसका हम प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। सुपर डुपर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे जो एग्ज़ाम हैं अलग अलग स्टेट के, वहाँ पर भी ये पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 2 जो आपके एमपीएससी प्री में टोटल 10 यूनिट डिवाइड हैं, उसका जो दूसरी यूनिट है उसका ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार की कल्पना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, शौकत अली या आगा खान? क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार किसने दिया था? सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार किसने दिया था? पाकिस्तान किस तरीके पाकिस्तान बने? पाकिस्तान का मतलब होता है पाक सिटी, पाक मतलब होता है पवित्र। तो सबसे पहले पाकिस्तान की जो स्थापना का बोला था या कल्पना की थी वो थी चौधरी रहमत अली। ये अली है, ये याद रखिएगा, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान के विचार की परिकल्पना दी थी। किसने दी थी? चौधरी रहमत अली ने दी थी। किसने दी थी? चौधरी रहमत अली ने दी थी। पाकिस्तान की स्थापना की विचार की कल्पना दी थी। किसने? चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द की खोज भी किसने की थी? चौधरी रहमत अली ने की थी। चौधरी रहमत अली ने 4 पन्नों की एक बुकलेट नाउ और नेवर में पहली बार पाकिस्तान का जिक्र किया था। ये भी याद रखना। आपसे पूछेंगे कि जो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का जो शब्द दिया था, उसका जो विचार दिया था, वो कहाँ से दिया था? तो एक चौधरी रहमत अली 4 पन्नों की एक बुक थी नाउ और नेवर, उसमें पाकिस्तान का जिक्र किया था। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को स्वीकारा। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बन गया था। इस तरह रहमत अली का सपना पूरा हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया था। आपसे पूछें पाकिस्तान के संस्थापक पिता कौन थे? तो पाकिस्तान के संस्थापक पिता थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक पिता थे और इनको कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? कायदे आजम के नाम से। मोहम्मद अली जिन्ना को किस नाम से जाना जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता था और ये पाकिस्तान के संस्थापक थे। तो आपको ये याद रखना है। पाकिस्तान के विचार की कल्पना सबसे पहले किसने दी थी? चौधरी रहमत अली ने दी थी। किसने दी थी? चौधरी रहमत अली ने। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो मोपला विद्रोह या कहीं कहीं इसको मपिला विद्रोह बोला जाता है। ये 20 अगस्त 1921 को हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था 20 अगस्त 1921 को हुआ था और केरल के किसानों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? केरल के किसानों के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। मपिला या मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। और केरल के जो मोपला किसान या रैयत किसान थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के पुलिस थानों को जलाना स्टार्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। मालाबार क्षेत्र में जो रहने वाले जमींदार थे, उन्होंने ये विद्रोह किया था। तो केरल का जो मोपला विद्रोह है, वो मोपला किसानों ने 20 अगस्त 1919 को अंग्रेज़ों के पुलिस थानों को जलाने से शुरू किया था और जो नागरिकों से जबरन कर लिया जाता था, उसके विरोध में ये आंदोलन आरंभ हुआ था। तो आपको याद रखना है मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में हुआ। कहाँ से हुआ ये आरंभ? ये केरल से आरंभ हुआ। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत जल्द आपको हमारी शानदार टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है। 9999 एमसीक्यू की संपूर्ण सिलेबस इसमें वस्तुनिष्ठ रूप में रहेगा और यहीं से आपको मोस्टली क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप वो ज़रूर लीजिएगा। साथ में आप तब तक हमारी थ्योरी नोट्स ले सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टोटल 11 बुकलेट मिलती है, बहुत ही शानदार हैंड रिटन उनको तैयार किया है। आगे मैं उसकी जानकारी और पिक्चर बताऊंगी।
अगला क्वेश्चन देखिए, कूका आंदोलन किससे संबंधित है? देखो, सबसे पहले कूका विद्रोह या कूका आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1871 से 1872 में हुआ था कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कब हुआ था? 1871 से 72 में हुआ था। और पंजाब में एक कूका नामक एक सिख होते थे, जो सिख जो होते थे नाम रखते थे कूका। तो कूका लोगों द्वारा या कूका सिखों के द्वारा एक सशस्त्र विद्रोह किया गया। अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में इसको किया गया। तो कूका आंदोलन कहाँ का है? पंजाब का है। कब आया था? 1871-72 में आया था। क्यों आया था? तो पंजाब के कूका लोगों द्वारा किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था, जो अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या को बढ़ावा देने के विरोध में किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसको नामधारी आंदोलन भी कह सकते हैं, नामधारी आंदोलन भी कहा जा सकता है। तो यह याद। उसके अलावा ये और पूछ सकते हैं कि कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ये तो विद्रोह आंदोलन हो गया। तो कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल ने की थी। कब से की थी? भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 से की थी। भगत जवाहर मल ने, किसने? भगत जवाहर मल ने की थी। कूका आंदोलन के प्रमुख प्रेरक कौन थे, जिसने इसको प्रेरणा दी थी? तो वो थे बाबा राम सिंह ने इसको प्रेरणा दी थी। तो ये सभी आप सभी चीज़ें याद रखिएगा। आपसे पूछें कि कूका किसको जाने जाते थे? तो नामधारी एक संप्रदाय था, उस नामधारी संप्रदाय को ही कूका बोला जाता था। किसको? नामधारी संप्रदाय को। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। यहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी नीचे मिल जाएगी, आप वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला है, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया? देखो, बंगाल विभाजन आया था 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था और इसके तुरंत बाद जो हुआ था वो था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन हुआ था? तो बंगाल विभाजन के तुरंत बाद हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के बाद ये शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन क्या था? पूर्व गांधी युद्धवादी जो युग था, गांधी जी के पहले आने वाले, गांधी जी 1915 से स्टार्ट होता है गांधी युग, तो उसके जो पहले का जो आंदोलन में सबसे सफल आंदोलन था। इसमें क्या था कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तो इसमें क्या हुआ था? 1905 के तुरंत बाद ये स्टार्ट हो गया था, जो बहिष्कार करने लगे थे विदेशी वस्तुओं का और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, इसलिए इसको स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रवादी भावना कूट कूट कर भरी हुई थी इस आंदोलन में, और भारत की ही चीज़ों को हम यूज़ करेंगे और हमारे देश में ही जो बनी है हम उसका ही यूज करेंगे। तो ये सभी घटनाएँ उसमें हुई। इसके बाद ये आया है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? 1930 में आया था। 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था। इसके बाद असहयोग आंदोलन कब आया था? असहयोग आंदोलन आया था 1920। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आया था। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1921, 1923, 1917 या 1919? रोलेट एक्ट पास किया गया था 1919 में। कब किया गया था रोलेट एक्ट पास? 1919 में किया गया था। आपसे पूछें कि रोलेट एक्ट पास करने के समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय थे चेम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट जब पास हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन्हीं के समय में ये रोलेट एक्ट पास हुआ था। 1916 से ये 1921 तक रहे थे, ये भी पूछ सकते हैं। चेम्सफोर्ड कब से कब तक रहे थे? 1916 से 1961 तक रहे थे। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। रोलेट एक्ट को क्या कहा जाता था? काला कानून कहा जाता था। आपसे पूछेंगे किस एक्ट को काला कानून या काला अधिनियम कहा जाता था? तो रोलेट एक्ट को कहा जाता था। ये दिल्ली में 21 मार्च 1919 को लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित हुआ था। रोलेट एक्ट 1919 के खिलाफ गांधी जी द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता और बिना किसी परीक्षण के मुकदमे के बहिष्कार के लिए एंटी रोलेट एक्ट या एंटी रोलेट सत्याग्रह भी आरंभ किया गया था। रोलेट एक्ट ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी जन्म दिया। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। किसके समय पे हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पे हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? ग्वालियर का सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह या बड़ौदा का गायकवाड़? तो सहायक संधि को सबसे पहले जिसने स्वीकारा था वो थे हैदराबाद के निजाम। किसने स्वीकारा था? हैदराबाद के निजाम ने स्वीकारा था। और सहायक संधि क्या होती थी और किसने बनाई थी? तो ये सहायक संधि जो लाए थे वो लाए थे लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थी और इसको पहली बार किसने अपनाया था? हैदराबाद के निजाम ने अपनाया था। कब अपनाया था? 1798 में अपनाया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन है? हैदराबाद का निजाम थे। कब अपनाया था? 1798 में अपनाया था। कब अपनाया था? 1798 में अपनाया था। आपसे पूछें कि जो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि उसको स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? ये तो शासक था। अगर आपसे पूछें कि प्रथम मराठा सरदार कौन था, तो मराठा सम्राट था बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे वो मराठा सम्राट था, पहला मराठा सम्राट। फ्रेंड, जिसको भी वीडियो पसंद आए सभी लोग लाइक और कमेंट जरूर करते जाइएगा। कमेंट करते हैं तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है और पता रहता है कौन कौन वीडियो देख रहे हैं। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी करते जाइएगा। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है? तो 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा इस सहायक संधि को लाया था। पहला जो इस नीति पर हस्ताक्षर करना आपसे वाले पूछें, चलो ये तो हैदराबाद के निजाम थे। दूसरा ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? दूसरा ऐसा कौन सा राज्य था जिसने सहायक, जैसे पहला तो कौन सा था? पहला हैदराबाद का निजाम था। और ऐसा कौन सा था जिसने दूसरा किया? तो दूसरा था मैसूर। पहला राज्य कौन सा था जिसने स्वीकारा? वो था हैदराबाद। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था मैसूर। याद रखिएगा, पहला जो हैदराबाद हो रहा, हैदराबाद ने जब स्वीकारी थी सहायक संधि 1798 में स्वीकारी थी और मैसूर ने जो स्वीकारी थी वो 1799 में। तो पहला कौन था? पहला हैदराबाद था। दूसरा कौन था? मैसूर था। सहायक संधि जो प्रणाली थी वो गैर हस्तक्षेप नीति थी। इसमें क्या होता था कि अंग्रेज अपने जो राजा लोग रहते थे वो अपने सैनिक अंग्रेजों को दे देते थे और पैसा अंग्रेजों को दे देते थे और बल्कि उसमें अंग्रेज उनको क्या करते थे? अपने सैनिक देते थे उनको रक्षा के लिए। तो ये एक प्रकार की संधि थी। पहली बार इसका उपयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेक्स ने वास्तविक रूप से किया था। ये भी आपको याद रखना है। भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए भुगतान देना पड़ता था। इसमें पैसे देना पड़ता था शासकों को, जो राजा लोग रहते थे। जैसे कि हैदराबाद निजाम ने सबसे पहले 1798 में सहायक संधि स्वीकारी। अब हैदराबाद के निजाम अंग्रेजों को पैसे देंगे कि तुम अपनी सैनिकों को इस तरह से वो करो, अच्छे से रखो, खिलाओ पिलाओ, पैसे दो। उसके बदले में तुम पे कोई राष्ट्र आक्रमण करता है तो हम तुम्हें उससे बचाएंगे। तो कोई उनका राजा का खुद अपना कुछ वो नहीं रह गया था। अगर कोई आक्रमण करता है तो अंग्रेज़ों पे ही वो पूरी तरह से भरोसे थे। तो ये इस प्रकार की एक संधि थी। अंग्रेज रक्षक बन गए थे, ब्रिटिश रक्षक बन गया था राजाओं का। ये एक मेन थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा घटनाओं का सही कालानुक्रम है? लखनऊ समझौता। देखो, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में और सूरत कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। तो क्या क्या आएगा? सबसे पहले 1905 वाला आया था बंगाल का विभाजन, फिर आ जाएगा क्या? सूरत का विभाजन और फिर आ जाएगा क्या? लखनऊ समझौता। तो ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल का विभाजन पहले आ गया, फिर कांग्रेस का सूरत विभाजन आ गया, फिर लखनऊ संधि 1916 आ गई है। अगला है, फ्रेंड अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार हैं। ये इनमें जो बुकलेट के अंदर जो डाटा लिखा गया है वो पूरा हैंड रिटन है, बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा गया है, टू द पॉइंट है।
विज्ञान और जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसके करीब 2 से 3 हज़ार वन लाइनर पूरे फैक्ट हैं। हर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट है, यूनिट 9 के अंतर्गत जो टॉपिक हैं, यूनिट 7 में जो टॉपिक हैं, 8 में टॉपिक हैं, 10 में टॉपिक हैं, वो सभी बहुत ही सरल भाषा में लिखे हुए हैं और बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं, हैंड रिटन लिखे हुए हैं। भूगोल की बुकलेट को बहुत अच्छे से तैयार किया गया है, चित्र सहित इतिहास और भूगोल के हज़ारों फैक्ट डाले हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। और इसके साथ आपको एक करंट अफेयर्स की बुकलेट भी दी जाती है जिसमें बजट हुआ, वन नीति हुई और करंट अफेयर्स हुआ, ये सभी कवर रहते हैं। योजनाएं होती हैं भारत सरकार की, वो कवर रहती है। इसका चार्ज 2599 है प्लस कुरियर चार्ज रहता है। इसके साथ सबसे मेन जो चीज़ होती है, हम इसके साथ आपको एक ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। ग्रुप ऑनलाइन तैयारी के लिए होता है, ऑफलाइन आपके घर पर आपके नोट्स आते हैं और ग्रुप में हम आपकी तैयारी कराते हैं। तो ये ग्रुप और ये नोट्स आपके ग्रुप आपके घर पर पहुँच जाएंगे। जैसे ही आपको अगर लेना है, आप मुझे हाई लिख कर भेजेंगे, आप बोलेंगे कि मैम हमको नोट्स लेना है और आप अपना पूरा एड्रेस भेजेंगे, मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट देंगे और 7 से 8 वर्किंग डेज़ में ये आपके घर पहुंच जाएंगे। आपको एड्रेस में अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड और 2 मोबाइल नंबर डालना है, तुरंत आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यूनिट 10 चार्ट सहित बहुत अच्छे से कवर की हुई है। ये महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइज़र की वैकेंसी आने वाली, कभी भी आ सकती है, कल परसों नरसों, आचार संहिता के पहले कभी भी किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आ सकता है। जो भी एग्ज़ाम रह गए हैं, आना ज़रूर है क्योंकि ऑर्डर पास हो गया है। तो उसके साथ आपको ये महिला सुपरवाइज़र के नोट्स के साथ ये प्रैक्टिस सेट मिलता है और ये 7 बुकलेट मिलती हैं। बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस सेट है। तो आप हमारे ये नोट्स मंगा लीजिए। साथ में भी कुछ ही दिनों में हमारी टेस्ट सीरीज़ 9999 MCQ की आने वाली, जिससे मैं अभी जो प्रैक्टिस सेट करानी वो हमारी टेस्ट सीरीज़ के ही क्वेश्चन है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए? ये कहा था शिवा स्वामी अय्यर ने। किसने कहा था? शिवा स्वामी अय्यर ने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की निंदा करते हुए इन्होंने कहा था। शिवा स्वामी अय्यर ने कब कहा था? जब साइमन कमीशन आया था भारत में, तो उसकी निंदा करते हुए कहा था। और यह एक प्रमुख वकील थे, प्रशासक थे और राजनेता थे। शिवा स्वामी अय्यर कौन थे? एक वकील थे और एक प्रशासक थे। इन्होंने 1907 से 1911 तक एक मद्रास में महाधिवक्ता के रूप में भी काम किया था। ये भी आपको ध्यान रखना। 1922 से 1923 तक ये राज्य परिषद के सदस्य रहे थे। साइमन कमीशन के भारत आगमन पर इन्होंने इसका विरोध किया था। तो याद रखिए, ये आपने देखा होगा MPSC इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछती है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए। साइमन कमीशन जो आया था उसमें साइमन कमीशन जब आया था 8 नवंबर 1927-28 के समथिंग ये आया था और इसका उद्देश्य था जो भारत में जो आया था उसका संवैधानिक सुधार करना है और जो भी कुछ पिछली रिपोर्टें आई होंगी उसको संशोधन करना था। तो इस उद्देश्य से आया था और साइमन कमीशन ने 1927-28 में आया था और इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ये पूछ सकते हैं साइमन कमीशन में अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 27 मई 1930 को दी थी। उसमें कहा गया था भारत में उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन रखना चाहिए। इसके अलावा प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने की प्रक्रिया आरंभ करना चाहिए। साइमन कमीशन की जो अध्यक्षता की थी वो जॉर्ज साइमन ने की थी, इसलिए इसका नाम जो साइमन कमीशन पड़ा था क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ था और ये 7 सदस्यों का समूह था। ये भी याद रखना। साइमन कमीशन कितने सदस्यों से मिलकर बना था? 7 सदस्यों से मिलकर बना था। अगला है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अथवा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया? इसका आंसर है 3 सितंबर, 16 अगस्त, 16 मई, 4 दिसंबर। 15 अगस्त आपको याद ही होगा, देश आज़ाद हुआ था उसके एक दिन पहले जब पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे या मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था। किस दिन को? 16 अगस्त 1946 को किया था। अंग्रेजों के भारतीय उपमहाद्वीप से चले जाने के बाद मुस्लिम लीग काउंसिल को 16 अगस्त 1946
दिवस को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया, ताकि अलग मुस्लिम देश के लिए उनकी मांग जो है वो बनी रहे। तो आपको याद रखना है कौन सा दिन, 16 अगस्त 1946, ये ईयर भी याद रखिएगा, 1946। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थीं? मार्ले मिंटो सुधारों में किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थीं? ये आपसे उसको लिए भी पूछ सकते हैं, पॉलिटी में भी पूछ सकते हैं, यूनिट 6 में की। तो ये आपको याद रखना। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? मार्ले मिंटो सुधारों को भारत परिषद अधिनियम 1909 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम में क्या हुआ था, एक अलग भेदभाव वाली निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की थी। इसमें यह पहली बार था कि विधायी निकायों में सीटें मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर आरक्षित की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुसलमान इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित रखी थी। इस अधिनियम में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में 60 सदस्य और 9 पदेन सदस्य होते थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगला हम कल पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न थे, आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।